नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। हमास के चक्कर में गाजा और लगभग पूरा फलस्तीन कब्रगाह बन चुका है। हजारों की मौत, लाखों विस्थापित, लाखों घायल, शहर के शहर खंडर, हर दिन सैकड़ों की मौत, बच्चे, बुजुर्ग, महिला, युवा सब शिकार और चारों तरफ सिर्फ हाहाकार। लेकिन जो खाड़ी देश पाकिस्तान में आतंक पर अटैक के बाद चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे और कह रहे थे कि वो पाकिस्तान के साथ है, वो खाड़ी देश, वो अरब कंट्री गाजा और फलस्तीन में मर रहे बच्चों और महिलाओं पर कंट्रोवर्सी नहीं चाहते और मुंह पर उंगली लगा सिर्फ मौन रहते हुए युद्ध विराम का विलाप रो रहे हैं। क्योंकि किसी को अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं लेनी, किसी को इजराइल से समझौता नहीं करना। इसके लिए अगर लाखों लोग मर भी जाएं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साथ ही जिस अमेरिका के कहने पर हिजबुल्लाह, हमास और हुती के खिलाफ इजराइल ने जंग का ऐलान किया, वो अमेरिका अब इन्हीं आतंकियों से शांति दूत बनने की वकालत कर रहा है। यहां तक कि जिस सीरिया के गोलान हाइट्स पर इजराइल ने अमेरिका की मदद से कंट्रोल किया, उसी सीरिया के इंटरनेशनल आतंकी के साथ अमेरिका फोटो खिंचा रहा है। और जिस गाजा में लोग गोली और भूख से अमेरिका की वजह से ही मर रहे हैं, वही अमेरिका अब खाना देने का दिखावा कर रहा है। लेकिन क्या सच में गाजा को बचाने के लिए अब अरब कंट्री और अमेरिका एक होते नजर आ रहे हैं? और क्या इन सब के बीच में इजराइल मोहरे की तरह इस्तेमाल होने के बाद अकेला पड़ गया है? आज हम आपको बताएंगे कब्र बनता गाजा रसद, रक्त और रण के बीच में कैसे उलझा हुआ है और इसका सच क्या है। ये जो सामने आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, महज एक सप्ताह पहले की तस्वीरें हैं। इस एक सप्ताह के अंदर आपको एक 9 साल का बच्चा मुर्दा नजर आ रहा है, एक 5 साल के बच्चे के हाथ में भीख मांगने का कटोरा नजर आ रहा है, खाली हजारों बर्तन नजर आ रहे हैं और हजारों लाशें नजर आ रही हैं। क्योंकि गाजा सिर्फ 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, एक कब्र और दूसरा सब्र। सब्र दाने दाने के लिए तड़पते गाजा का। तो चलिए एक आंकड़े के साथ प्रोग्राम को शुरू करते हैं कि दाने दाने को गाजा किस तरीके से तड़प रहा है और महज 2 महीने के अंदर गाजा की स्थिति क्या हो चली है। क्योंकि मार्च 2025 में इजराइल ने जो फूड चेन सप्लाई है, जो खाना सप्लाई है, उसको बंद कर दिया था, उसको पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया। और मई 2025 में यानी कि अभी इजराइल कह रहा है कि सीमित आपूर्ति करेंगे, इस पर हम रजामंदी रखते हैं। और उसके पीछे की वजह अमेरिका और बाकी देश जो लगातार प्रेशर इजराइल पर बना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जरा देखिए, भुखमरी के शिकार 5 लाख गाजावासी हैं जो वर्तमान स्थिति में है। यानी हर चौथा व्यक्ति गाजा के अंदर दाने दाने को मोहताज हो रहा है। और जरा सोचिए, गाजा में बीते 19 महीनों में 5 लाख लोगों पर भुखमरी का सीधा संकट आ चुका है। गाजा के हालात पर 12 मई को संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट पेश की थी और इसके मुताबिक अगर इजराइल पाबंदियां नहीं हटाता है तो गाजा में हर 4 में से 1 व्यक्ति भुखमरी की चपेट में आ सकता है। साथ ही 21 लाख लोगों को अकाल का सामना भी करना पड़ सकता है। अक्टूबर 2023 में शुरू हुई जंग में 61,000 से ज्यादा लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। और अगर ये फूड सप्लाई चेन शुरू नहीं हुई तो मानकर चलिए कि लाखों लोग बिना गोली के भूख से मर जाएंगे। और यही दरअसल रण और रक्त रंजित गाजा के बीच का सच है। जो भूख से मरने वाले हैं उनके आंकड़े से पहले जरा देखिए, गोली से कितने लोग अभी तक मर चुके हैं। और कई ऐसे भी दिन रहे हैं जहां सैकड़ों की संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं मारे गए हैं। एक आंकड़ा और आपको दे रहे हैं, जरा देखिए। 18 मई को 140 से ज्यादा मौतें एक ही दिन के अंदर हुई और इसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल। 15 से 18 मई यानी कि महज 4 दिनों के अंदर 400 से ज्यादा मौतें गाजा के अंदर हो चुकी है। 18 मार्च को 400 से ज्यादा मौतें एक दिन के अंदर हुई थी
और जंग में अब तक 65,000 से ज्यादा मौतें गाजा के अंदर हो चुकी है। लेकिन जो अरब कंट्री जो पाकिस्तान के अंदर आतंकियों को मारने के बाद रो रहा था, बिलबिला रहा था, वो तुर्की जो अपने फ्लीट को अरब सागर में भेजता है, वो यूएई जो अपने राजदूत को, विदेश राज्य मंत्री को पाकिस्तान भेजता है, जो ईरान, जो बाकी के खाड़ी देश पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आते हैं, वो इजराइल के इस जंग में फलस्तीन को बचाने के लिए कुछ नहीं करते। 65,000 से ज्यादा मौतें, और इन मौतों के अंदर ज्यादातर सिविलियंस हैं। ज्यादातर वो बेगुनाह हैं जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शायद उनको बचाने कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। और देखते ही देखते कब्र में गाजा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये हम नहीं, आंकड़े बता रहे हैं। और बाकायदा गाजा में सब शुरू हुआ बहुत तेजी से ऑपरेशन गिदोन के बाद। दरअसल इजराइल ने 5 मई को गिदोन चैरियट्स मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत की थी। इजराइल का कहना है कि वो तब तक अपना ऑपरेशन जारी रखेगा जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता। हर हमास के लड़ाके मारे नहीं जाते। मार्च 2025 में गाजा के अंदर फूड और फ्यूल सप्लाई रोकने का फैसला लिया गया था। इजराइल सरकार ने दावा किया था कि इससे हमास कमजोर होगा, जबकि ट्रंप ने गाजा में खाना पहुंचाने के लिए एक योजना बनाई है, जिसमें निजी संगठन कुछ चुनिंदा जगहों पर खाना बांटेंगे। हालांकि यूएन ने इस योजना को खारिज कर दिया, क्योंकि इससे लोगों को खाना पाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन यहां से सवाल खड़ा हुआ, जो ट्रंप हमास के आतंकियों के लिए नर्क का द्वार खोल रहे थे, वो ट्रंप खाने का द्वार क्यों खोल रही हैं? जो ट्रंप सीरिया के अंदर आतंकी को मारने के लिए $1 मिलियन का इनाम रख रहे थे, वो हाथ क्यों मिला रहे हैं? जो ईरान के साथ परमाणु सैन्य समझौते के खिलाफ थे, वो गलबैया क्यों कर रहे हैं? तुर्की के साथ अमेरिका है, तो क्या वाकई में इजराइल के साथ अमेरिका वो कर रहा है जो एक दौर में तालिबान के साथ किया गया था, वियतनाम के साथ किया गया, कि जब तक इस्तेमाल किया और उसके बाद उसको अपने हितों के लिए बाहर फेंक दिया गया। बहरहाल इजराइल ने हमास को एक और बड़ा झटका दिया। सिनवार परिवार का लगभग खात्मा। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर जरा देखिए। 2 चेहरे हैं, इस चेहरे को आप बखूबी जानते होंगे। ये याह्या सिनवार है, 16 अक्टूबर 2024 को मारा गया था और हमास का ये प्रमुख था। जबकि अभी जो मारा गया है वो मोहम्मद सिनवार है, याह्या का छोटा भाई है, और इसका बड़ा बेटा भी मार दिया गया है। 18 मई 2025 को यह भी मार दिया गया। यानी कि सिनवार परिवार का लगभग खात्मा, और इसके साथ हमास का जो टॉप कमांडर है, वो टॉप लीडरशिप वो खत्म हो चुकी है। दरअसल हमास के पूर्व प्रमुख याह्या सिनवार के छोटे भाई मोहम्मद सिनवार और उनके बेटे की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका शव खान यूनुस की एक सुरंग से बरामद किया गया है। सुरंग में मोहम्मद सिनवार के साथ उसके 10 सहयोगियों के शव भी मिले हैं। पिछले साल अक्टूबर में याह्या सिनवार की मौत हो गई थी। याह्या सिनवार को 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड माना जाता है, जिसकी वजह से इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई और हमास की सैन्य शाखा ने राफा ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद शबाना भी इस दौरान हमले में मारे गए थे। इजरायली सेना के यूरोपीय अस्पताल के नीचे स्थित एक भूमिगत कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया था, जहां मोहम्मद सिनवार के छिपे होने की संभावना जताई गई थी। इसी हमले में मोहम्मद सिनवार की मौत हो गई। हालांकि इजराइल ने अभी तक मोहम्मद सिनवार की मौत की पुष्टि नहीं की, लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री का मानना है कि हमले में मोहम्मद सिनवार की मौत हो चुकी है। कैट्समैन ने विदेश मामलों और रक्षा समिति को बताया कि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सभी संकेतों के मोहम्मद सिनवार को मार गिराने की पुष्टि करने के लिए काफी है। एक तरफ हमास का खात्मा और दूसरी तरफ हमास के चक्कर में सिविलियंस का खात्मा। और भुखमरी में गाजा इस तरीके से है कि अगर अब फूड सप्लाई चेन को दुरुस्त नहीं किया गया तो लोगों को गोली से मारने की जरूरत नहीं, वो अपने आप तड़प तड़प कर मर जाए। और इसलिए हर कोई आवाज उठा रहा है कि उनकी सहायता की जाए। गाजा में नरसंहार को रोकने के लिए कतर में बातचीत चल रही थी। बाकायदा इजराइल और हमास के बीच बातचीत चल रही थी।
लेकिन इसमें हमास की वजह से कोई सफलता नहीं मिली और इजराइल का कहना है कि बंधकों को रिहा किए बिना वो जंग रोकेगा नहीं। गाजा में करीब 20 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। यूएन ने बाकायदा चेताया कि अगर हालात नहीं बदले तो भयानक भूखमरी फैल जाएगी। और ये हमास की जिद है, वो जिद जिसमें चंद इजरायली को ना छोड़ने के चक्कर में उसने हजारों गाजावासियों को मरवा दिया। भूखमरी के बीच में यूएन बाकायदा बता रहा है कि हमारे पास भी स्टॉक नहीं है। अगर गाजावासी ये सोच रहे हैं कि यूएन फूड सप्लाई चेन को दुरुस्त कर देगा तो यह भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि गाजा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर यह सच है कि अनाज का स्टॉक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा कि उनके पास खाने का स्टॉक खत्म हो चुका है, सिर्फ स्टोर बचा है। ज्यादातर बेकरियां और दान से चलने वाले किचन वहां बंद हो चुके हैं। इस इलाके की आबादी को खिलाने के लिए जो भोजन है वो इजराइल, मिस्र और जॉर्डन के गोदाम में पड़े हैं, जो लगभग 40 किलोमीटर दूर है। गाजा में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के गोदाम खाली पड़े हैं। एजेंसी अब 10 लाख लोगों को भोजन मुहैया कराने के बजाय सिर्फ और सिर्फ 2 लाख लोगों का ही भोजन बना पा रही है। 8 लाख को खाना नहीं मिल रहा है। यूएन और यूरोपियन देशों ने इजराइल से गाजा पट्टी में भूखमरी अकाल की स्थिति से निपटने के लिए गाजा को खाना पहुंचाने पर लगी रोक को जल्द खत्म करने की मांग की। अगर इजराइल ने सैन्य कार्रवाई बढ़ाई तो ज्यादातर लोगों को खाना, पानी, आश्रय और दवाइयां मिलनी बंद हो जाएंगी और वो अपने आप भूख से मर जाएंगे। लेकिन आप सोचिए जरा, पूरी अरेबियन कंट्री, आप एक बार नक्शे को उठाकर देखिएगा, उसमें एक छोटा सा इजराइल है और उसके इर्द गिर्द सारी अरेबियन कंट्री है, अरब कंट्री है। बावजूद इसके कोई गाजा को नहीं बचा पा रहा है, किसी को गाजा की नहीं पड़ी है। उल्टा जब यह कहा गया कि गाजा वासियों को शिफ्ट कर दिया जाए तो जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे यहां मत भेजिएगा। और वही पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद पर करारे जवाब के बाद बिलबिलाकर रोते हैं और वो आतंकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, जबकि वही कंट्रीज सिविलियंस के साथ गाजा में नहीं खड़ी है जहां उनका नरसंहार हो रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अमेरिका ने पहले भूखा मारा और अब अमेरिका खाना देने का दिखावा कर रहा है। दरअसल गाजा में फिलहाल 1 हफ्ते के लिए मदद पहुंचाई जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। इजराइल गाजा में खाना बांटने के लिए नए वितरण केंद्र बनाएगा, इजराइल खुद बनाएगा। इजराइल बाकायदा सेंटर की निगरानी करेगा, लेकिन संचालन की जिम्मेदारी अमेरिकी कंपनियां करेगी। गाजा के लोगों को GHF के जरिए मदद दी जाएगी। GHF का मतलब होता है गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। कई सहायता एजेंसियों ने इस योजना की आलोचना की है, GHF की आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। GHF स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड अमेरिकी कंपनी है। पूर्व अमेरिकी मरीन जैक वुड्स इसे चलाते हैं। यूएन ने तो यहां तक कहा कि वो GHF के साथ काम ही नहीं करेगा, क्योंकि GHF निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करती। गाजा में GHF के 4 वितरण केंद्र खोले जाने की तैयारी है, जबकि सोचिए यूएन के पूरा गाजा में 400 वितरण केंद्र है। तो अगर GHF को काम करना है और अमेरिका को सच में हेल्प करनी है तो वो GHF के जरिए बाकायदा यूएन के साथ मिलकर काम कर सकता है, क्योंकि अगर वो GHF के साथ मिलकर काम करेगा तो बेहद कम लोगों तक मदद पहुंचेगी, क्योंकि 4 सेंटर खोलेंगे सिर्फ। और यूएन के वर्तमान में वहां बाकायदा 400 सेंटर है, पूरी की पूरी फूड सप्लाई चेन है। अमेरिका चाहे तो यूएन के साथ मिलकर वो हेल्प कर सकता है, लेकिन उसे हेल्प नहीं करना, क्योंकि वर्तमान स्थिति में अमेरिका को सिर्फ दिखावा करना है। दिखावा कि वो अरब देशों के साथ है, मुस्लिम राष्ट्रों के साथ है, और शायद हो सकता है कि ट्रंप के दिमाग पर शांति पुरस्कार लेने का फितूर सवार हो और इसलिए वो सारी हदों को पार करते हुए सिर्फ दिखावा करें। वरना सोचिए, अगर अरेबियन कंट्री को गाजा को बचाना हो, अमेरिका को गाजा को बचाना हो, गाजा वासियों को बचाना हो, तो इजराइल को सीधा अमेरिका कह सकता है कि आप इस जंग को तत्काल रोकिए, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा। अमेरिका बाकायदा यूएन को कह सकता है कि आप अपनी फूड चेन सप्लाई को दुरुस्त कीजिए, खाद्यान्न हम भेजेंगे, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है।
और अरब कंट्रीज कर क्या रही हैं? अरब कंट्रीज दरअसल ये कर रही हैं, जो तस्वीर हम आपको पीछे दिखा रहे हैं, ये दरअसल अरब शिखर सम्मेलन की तस्वीर है। और हद देखिए, सब मिलकर गाजा पर मंथन कर रहे हैं। गाजा पर मंथन कर रहे हैं कि गाजा को कैसे बचाना है, गाजा वासियों को कैसे बचाना है। लेकिन ना तो किसी को अपनी कंट्री के अंदर विस्थापित चाहिए, ना कोई सीधा गाजा वासियों को बचाने के लिए जा रहा है, ना कोई गाजा वासियों को फूड चेन सप्लाई के जरिए खाद्यान्न दे रहा है, और ना ही कोई इजराइल को रोक रहा है। सिर्फ क्या कर रहे हैं? सिर्फ सभी को संदेश देने के लिए अरब शिखर सम्मेलन कर रहे हैं। तो जरा अब यह भी समझिए कि जो अरब शिखर सम्मेलन किया जा रहा है, ये किस लिए किया जा रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। इन 4 नेताओं को आप जरा देख लीजिए और इन 4 नेताओं के बयानों को आप समझ लीजिए, और इन बयानों के बाद आपको पता चलेगा कि सिर्फ मुनाफे के चक्कर में जिंदगियों की कोई कीमत नहीं है। सबको सिर्फ अपनी पढ़िए। शुरुआत करते हैं, गाजा में नरसंहार को रोकना होगा। कौन कह रहा है? स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज। किसको नहीं पता कि नरसंहार को रोकना होगा, लेकिन रोकने के लिए स्पेन क्या कर रहा है, यह किसी ने नहीं बताया। क्या स्पेन की सेना वहां जा रही है? बिल्कुल नहीं। क्या स्पेन इजराइल से बातचीत कर रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या इजराइल से समर्थन लेने के साथ उसको रोकने की बात हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। आगे देखिए जरा, एंटोनियो गुटेरेस जो कि यूएन के प्रमुख हैं, वो क्या कह रहे हैं कि स्थायी युद्ध विराम जरूरी, जबरन विस्थापन अस्वीकार है। वो कह रहे हैं कि अगर इजराइल चाहता है कि वहां से फोर्सफुली गाजा वासियों को निकालकर किसी देश में शिफ्ट कर दिया जाए तो वो अस्वीकार करते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि स्थायी युद्ध विराम होना चाहिए, लेकिन वो है कौन? वो यूएन के प्रमुख है। यूएन के प्रमुख वो ये बता पाए कि अभी तक जो 25 लाख से ज्यादा अकेले मिस्र के अंदर और आसपास की कंट्रीज के अंदर जो फिलिस्तीनी जाकर बस गए हैं, उनको रोकने के लिए क्या किया गुटेरेस साहब ने? यूएन ने क्या किया उनको वापस गाजा और फिलिस्तीन में बसाने के लिए? कुछ नहीं कहा गया। आगे देखिए जरा, अब्देल फतेह जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं, वो क्या कह रहे हैं? ट्रंप को युद्ध विराम कराने के लिए सब कुछ करना होगा, लेकिन मिस्र ने अपने राफा के साथ के लगे एरिया को ब्लॉक कर दिया है। उसने कहा कि आप हमारे देश में नहीं घुस सकते, आप अपने देश में अगर मर रहे हैं तो मर जाइए, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम अपने बॉर्डर को आपके लिए नहीं खोलेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं अमेरिका वो सारे द्वार खोले जिससे कि ये जंग खत्म हो। आगे जरा देखिए, इराक के जो पीएम है शिया अल सुदानी, वो क्या कह रहे हैं? गाजा के रीडेवलपमेंट के लिए अरब फंड बनेगा, $20 मिलियन की मदद अकेला इराक करेगा। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई हमने बर्बाद होने दिया, ये सही है, हम बर्बादी को नहीं रोक पा रहे, ये भी सही है, आगे रोक पाएंगे ये भी मुश्किल है, लेकिन हां जब पूरा बर्बाद हो जाएगा, उसको जब बसाने की बात आएगी तो ईरान सबसे पहले खड़ा होगा। अगर उससे पहले भूख से मर रहे हैं तो मर जाएं, इजराइल सेना के हाथों मर रहे हैं तो भी मर जाएं, हम बीच में नहीं आएंगे। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो रीडेवलपमेंट प्लान के साथ हम आएंगे और उसमें $20 मिलियन हमारी तरफ से हम देंगे। ये दरअसल दो मुंहा चेहरा अरेबियन कंट्री और अमेरिका दोनों का। लेकिन ट्रंप से लगातार गुहार क्यों लगाई जा रही है? इसके पीछे के भी मायने हैं। इसके पीछे के मायने दरअसल ये हैं कि ट्रंप के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले आपको ध्यान होगा बाकायदा जंग में सीज फायर हुआ था। इजराइल और हमास के बीच 19 जनवरी को सीज फायर हुआ था, जिसमें 3 फेज में बंधकों को रिहा करने पर सहमति हुई थी और ये ट्रंप के कहने पर हुआ था। सीज फायर का पहला फेज 1 मार्च को खत्म हो गया था। पहले फेज में हमास ने 33 बंधक छोड़े थे और इनमें 8 शव शामिल थे। वहीं इजराइल ने 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया था। सीज फायर के दूसरे फेज पर अभी तक बातचीत शुरू नहीं हो पाई। 18 मार्च को इजराइल ने सीज फायर तोड़ा, गाजा पर हमला किया। इजराइल ने कहा कि हमले की प्लानिंग कर रहे आतंकियों को निशाना बनाया गया, लेकिन अमेरिका ने नहीं रोका। अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका शायद रोकना चाहता है, और इसलिए रोकना चाहता है क्योंकि अब उसे अरेबियन कंट्री के साथ मुनाफा ही मुनाफा दिखाई दे रहा है। तो जरा समझिए, क्या ट्रंप सारी दुनिया को धोखा दे रहे हैं और सिर्फ अमेरिका के फायदे के लिए काम कर रहे हैं? यकीनन कर रहे हैं, लेकिन वो सबको कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, इस पर बात करने से पहले जरा देखिए नेतन्याहू क्या कह रहे हैं।
प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने टेलीग्राम पर पोस्ट किए एक वीडियो में कहा कि लड़ाई तेज है और हम प्रगति कर रहे हैं। हम पट्टी के पूरे क्षेत्र पर, पट्टी मतलब गाजा पट्टी के पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेंगे, लेकिन सफल होने के लिए हमें इस तरह से कार्य करना होगा जिसे रोका ना जा सके। इजराइल पर 2 महीने से ज्यादा समय पहले गाजा पर लगाए गए पूर्ण नाकाबंदी को हटाने के लिए अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमें व्यावहारिक और कूटनीतिक दोनों कारणों से गाजा को अकाल में नहीं डूबने देना चाहिए। इजराइल के मित्र भी बड़े पैमाने पर भुखमरी की तस्वीरें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस महीने एक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र और गैर सरकारी संगठन ने कहा था कि गाजा अकाल के गंभीर जोखिम में है। 22% आबादी तबाही का सामना कर रही है। और ये पूरा का पूरा टेलीग्राम पर पोस्ट ये बता रहा है कि दरअसल नेतन्याहू को समझ में आ चुका है कि अमेरिका पलटी मार चुका है। नेतन्याहू को यह भी समझ में आ चुका है कि अमेरिका को उसका जितना इस्तेमाल अरेबियन कंट्री पर प्रेशर बनाने के लिए, फिलिस्तीन पर कंट्रोल करने के लिए करना था, वो इस्तेमाल हो चुका है। वरना जरा सोचिए अमेरिका ने क्या क्या किया। जिस हूती के खात्मे के लिए अमेरिका चिल्ला रहा था, उस हूती के साथ उसने समर्थन किया। सीरिया में जिस आतंकी पर $1 मिलियन का इनाम रखा, उस आतंकी के साथ ट्रंप हाथ मिलाते हुए फोटो खिंचा रहे। और जिस हमास के लिए नर के दरवाजे खोलने के बाद ट्रंप कर रहे थे, उस हमास के प्रति वर्तमान में सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा है। तो क्या वाकई में अमेरिका के इजराइल से दूरी और अरब करीबी नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल का इस्तेमाल अरब को कंट्रोल करने के लिए किया था। इजराइल ने अमेरिका की मदद से ही गाजा को लगभग खत्म कर दिया। अमेरिका के कहने पर इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूतियों के खिलाफ आक्रामक जंग को शुरू किया। इजराइल ने अमेरिका के समर्थन से ही सीरिया के गोलान हाइट्स पर कंट्रोल किया। ईरान के खिलाफ भी इजराइल का अमेरिका इस्तेमाल करता रहा। लेकिन अब अरब के साथ अमेरिका जैसे जैसे करीबी बना रहा है, सऊदी अरब, तुर्की, सीरिया, ईरान के साथ वेपन डील कर रहा है, ट्रंप अमेरिका में व्यापार लाने के लिए आतंकियों से हाथ मिला रहे हैं। हूती और हमास को नर का दरवाजा दिखाने वाले ट्रंप अब उनके दरवाजे पर शांति का प्रस्ताव भेज रहे हैं। इससे इजराइल के सामने समझौते का प्रेशर बन रहा है। लेकिन अमेरिका की यह नीति उनको वैश्विक तौर पर एक्सपोज कर रही है। और यह नीति साफ तौर पर वैश्विक तौर पर बता रही है कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है। उसका जब तक समर्थन रहेगा, जब तक कि अमेरिका को उससे फायदा होगा या अमेरिका को उसका इस्तेमाल करना होगा। तभी तो जरा देखिए अब ट्रंप और पोप दोनों क्या कह रहे हैं। जरा इन बयानों पर भी गौर फरमाना चाहिए। देखिए जरा ट्रंप क्या कह रहे हैं। बहुत से लोग भूख से मर रहे हैं, हम इसका ध्यान रखेंगे। ये ट्रंप कह रहे हैं, जिनकी वजह से लोग भूख से मर रहे हैं, जिनकी वजह से बेकसूर मारे गए हैं, जिनकी वजह से उनको विस्थापित होना पड़ रहा है, अब वो कह रहे हैं कि हम इसका ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि अरेबियन कंट्री के साथ अरबों की डील कर रहे हैं और वेपन डीलर के तौर पर उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, और इसलिए अब उनको गाजा बचाने की सुध आई। वरना सोचिए एक वीडियो बाकायदा उन्होंने ही ट्वीट किया था जिसमें वो गाजा के अंदर ट्रंप टावर दिखा रहे थे। नेतन्याहू के साथ वो बाकायदा बीच पर संवाद ले रहे थे और वहां ना जाने किस तरीके से वो एक नई दुनिया बसा रहे थे जो सिर्फ ट्रंप के हाथों की कठपुतली होती। दूसरा जरा देखिए, युद्ध के कारण पीड़ित हमारे भाइयों और बहनों को ना भूलें, ये पोप लियो बोल रहे हैं, जो कि नए पोप बने हैं। सबको याद आ रही है, लेकिन किसी को याद नहीं आई जब वो मारे गए, किसी को याद नहीं आए जब बेकसूर मर रहे थे, किसी को याद तब भी नहीं आई जब वो भूखे मरे, और किसी को याद तब भी नहीं आई जब ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरी दुनिया के सामने आई, जहां 8 साल का बच्चा मरा, 14 साल का बच्चा खाने के लिए मोहताज हो गया, हाथों के अंदर खाली बर्तन नजर आए, और एक मां अपने छोटे से बच्चे के जनाजे के अंदर शामिल हुई। क्योंकि गाजा लगभग कब्र बन चुका है, रसद के लिए तरस रहा है, लेकिन इस रण में सिर्फ और सिर्फ रक्त बहता हुआ नजर आए, और उसके लिए जो जिम्मेदार आज वही दिखावा कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।